प्रिय छात्रों, मैं सागर पांडे द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से पर्यावरण भूगोल से आज हम एक नया अध्याय सीखते हैं बच्चों। और इस नए अध्याय, इस नए टॉपिक का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इस टॉपिक का नाम है बच्चों क्या? प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन ये पर्यावरण में भी है बच्चों, और ये हम भूगोल में भी है। प्राकृतिक आपदा से संबंधित चीज़ों को हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, या प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किस विषय के या किस विषय में हम सीखेंगे, पहले उस पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले हम चर्चा करें तो ज्वालामुखी क्रिया को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद ज्वालामुखी से संबंधित भूकंप क्रिया को भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा गया है। भूकंप ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ भाग सुनामी को भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा गया है। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सूखा, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत चक्रवात, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत तूफान, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बवंडर, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत छात्रों ज्वालामुखी का हम अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सुनामी को रखा गया है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बवंडर, भूस्खलन etc आदि। और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही हम इन लगातार क्रम के रूप में प्राकृतिक आपदा को हम लोग सीखेंगे। ज्वालामुखी पर्यावरण का भी बच्चों टॉपिक है, और ज्वालामुखी भूगोल की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। भूकंप भी आपके प्राकृतिक आपदा अर्थात पर्यावरण से भी संबंधित है और भूगोल से भी संबंधित है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा से इन्वायरमेंट पर्यावरण में भी है और भूगोल में भी है। अर्थात सभी टॉपिक आप इन्वायरमेंट में और भूगोल दोनों में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदा है क्या, कब इन सब में किसी भाग को कब आपदा में रखा है। आपदा कहते किसे हैं? जब इनमें से किसी हलचल से काफी जन धन की हानि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपदा। इनमें से किन्हीं कारकों में जब मानव जगत पर आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां विकट हो जाती हैं तो उसे क्या कहता है? प्राकृतिक आपदा। बीमारियों को भी हम प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे बच्चों ज्वालामुखी और भूकंप की तरफ से। तो प्राकृतिक आपदा का आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा बच्चों? ज्वालामुखी। ज्वाला का मतलब बच्चों आग है, और मुख का मतलब ये किसी मुख से बाहर निकलता है, इसे कहा गया ज्वालामुखी। ज्वाला का मतलब आग, और एक ऐसे स्थान से किसी मुख से निकले, इसलिए मुख से निकलने वाली आग को क्या कहा गया? ज्वालामुखी।
लेकिन वो मुख कहाँ होगा? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। ये छात्रों पृथ्वी है और इस पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब धरातल को चीर कर या फाड़ कर उसके मुख से ऊपर की तरफ आग बाहर की तरफ आता है, निकलता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। किंतु प्रश्न यह है कि ज्वालामुखी फटता क्यों है? ज्वालामुखी आने के कारण क्या है? ज्वालामुखी से बच्चों लाभ क्या है? ज्वालामुखी से हानि क्या है? ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? कहां कहां ज्वालामुखी विनाशकारी हो अत्यधिक है? किन क्षेत्रों में? पूरे पृथ्वी पर कहां कहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ज्वालामुखी भूकंप आने की और कहां कहां इसकी पॉसिबिलिटी कम है? आज हम इसी विषय में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी की अगर हम चर्चा करें तो ये पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग आपका सबसे ऊपरी भाग कहलाएगा सियाल, ये दूसरा भाग बच्चों कहलाएगा सीमा और ये तीसरा भाग कहलाएगा आंतरिक भाग आपका निफे। अर्थात मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहा जाता है, मध्यवर्ती भाग को सीमा कहा जाता है और केंद्रीय भाग को पृथ्वी के एकदम केंद्रीय भाग को क्या कहा जाएगा? निफे। जनरली प्रश्न आता है कि सियाल किन किन खनिजों या पदार्थों से मिलकर बना होता है? इसमें शब्द है सी आल, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम सियाल बोलेंगे, तो सियाल में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है बच्चों? सिलिका और क्या? एल्यूमिनियम। दूसरा भाग सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। सबसे आंतरिक भाग आपका निफे। निफे बना है निकिल और फेरस, अर्थात निकिल और फेरस मिलकर धरती का केंद्रीय भाग बना हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है सिलिका एल्यूमिनियम से सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम से सीमा, निकिल और फेरस से क्या? निफे। पृथ्वी के सियाल और सीमा के मध्य, अर्थात बच्चों फिर हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का ये आपका ऊपरी भाग होगा सियाल, ये सीमा हो गई बच्चों। और पृथ्वी हमारी प्लेटों से बनी है। मुख्यतः कितनी प्लेटें हैं? 7 प्लेटें, पर कहीं कहीं पुस्तकों में 6 प्लेटों को लेके आता है। वो जो 6वीं प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट कही जाती है, किंतु कोई कोई राइटर हमारे उसको 7 प्लेटों के विषय में भी लिखे हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये सभी प्लेटें सियाल में बनी हुई हैं। ये प्लेटें देखिए बच्चों, ये पूरी धरती की ऊपरी प्लेट है और ये प्लेटें सियाल पर हैं, किंतु ये तैर किस पे रही हैं? सीमा पर। सियाल और सीमा के मध्य भाग पर ये तैर रही हैं। सभी प्लेटें मूव कर रही हैं, चल रही हैं। किस पर? सियाल और सीमा के मध्य भाग को। इसको कहा जाता है स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर, इस भाग को कहा जाता है स्थेनोस्फीयर। जिस भाग पर प्लेटें, धरती के ऊपरी जितनी प्लेटें हैं मूव कर रही हैं, ये चल रही हैं, ये किस पर घूमती हैं? स्थेनोस्फीयर पर। स्थेनोस्फीयर भाग ना तो पूर्णतया तरल है और ना ही पूर्णतया बच्चों ठोस है। इस प्रकार से स्थेनोस्फीयर का भाग अर्ध तरल है, ना तो पूर्णतया तरल और ना ही पूर्णतया ठोस। और इस स्थेनोस्फीयर पर आप सभी प्लेटें धरती की तैर रही हैं। कुछ प्लेटें महासागरीय प्लेट होंगी, कुछ प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट होंगी। अर्थात ये जरूरी नहीं कि किसी एक प्लेट पर सिर्फ महासागर ही है। हाँ है, एक ही अपवाद के रूप में प्रशांत महासागरीय प्लेट।
कुछ प्लेटों पर महासागर और महाद्वीप दोनों हैं, कुछ प्लेटों पर सिर्फ महाद्वीपीय प्लेट है, कुछ प्लेटें महासागरीय प्लेट हैं। सभी प्लेटें सियाल क्षेत्र में हैं और सीमा के ऊपरी परत स्टेनोस्फीयर पे ये मूव कर रही हैं। अब प्रश्न है कि ये प्लेटें किस तरीके से मूव करती हैं, क्योंकि हम सीखेंगे बच्चों क्या, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी धरती के अंदर से कैसे आती हैं, ये प्लेटें मूव करती हैं। कोई भी प्लेट तीन तरीके से मूव करेगी बच्चों, या तो प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी तो इससे एकदम क्लियरली है कि ये दो प्लेटें जब एक दूसरे के करीब आएंगी तो टकराएंगी, और जब कोई चीज टकराती है तो उससे सिर्फ क्या होता है, मुख्यतः विनाश। इसलिए जब एक दूसरे की तरफ ये बच्चों प्लेट आएंगी तो इन प्लेटों को अपसारी प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों को अभिसारी प्लेट कहते हैं। कौन सी प्लेट, अभिसारी प्लेट। और इन्हीं प्लेटों को विनाशकारी प्लेट भी कहा जाता है। विनाशकारी प्लेट, ये पहली प्लेट। तो प्लेट चलने के तीन तरीके हैं, या तो प्लेट एक दूसरे के करीब आएगी, या तो प्लेट एक दूसरे के बच्चों दूर जाएगी, या प्लेट एक दूसरे के समानांतर होंगी। दूसरी प्लेट हमारी बच्चों एक दूसरे से दूर जाएंगी। इस प्लेट को क्या कहता है, अपसारी प्लेट। और इसलिए इसे संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। अर्थात ये प्लेट क्या है, संरचना करेगी, निर्माण करेगी, इसे संरचनात्मक प्लेट कहता है। तीसरी प्लेट बच्चों एक दूसरे के समानांतर चलेगी। ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2, दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगी। ये प्लेट नंबर 1 नंबर 2 ये एक दूसरे से दूर जाएगी, और एक प्लेट नंबर 1 ये और नंबर 2 एक दूसरे के क्या करीब बच्चों, ये समानांतर चल रही हैं। ऐसी प्लेटों को कौन प्लेट कहते हैं, संरक्षी प्लेट। कौन सी प्लेट बच्चों, संरक्षी प्लेट। इस संरक्षी प्लेट में भूकंप आने की पूरी लगभग संभावनाएं होती हैं। तो अभिसारी प्लेट और अपसारी प्लेट। हमारा टॉपिक है कि ज्वालामुखी फटता कैसे है, ज्वालामुखी आता क्यों है। तो धरती 3 प्लेटों से बनी हुई मुख्यतः, और तीनों प्लेटें कैसे चलती हैं इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पृथ्वी के अंदर नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पर कितना तापमान बढ़ जाता है बच्चों, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। धरती के सतह के केंद्र की तरफ जाने पर, धरती के सतह से केंद्र की तरफ जाने पर लगातार तापमान की बढ़ोतरी होती है। 32 मीटर नीचे आने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है लगातार। अब क्या होती है, ज्वालामुखी फटता कैसे है, भूकंप कैसे आता है, इस पर चर्चा करते हैं। जब बच्चों ये दो प्लेट, एक प्लेट ये और ये दूसरी प्लेट, प्लेट ए और प्लेट बी, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, जब ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, कल्पना करें कि ए प्लेट कैसी है, महासागरीय। यह कैसी प्लेट है, महासागरीय प्लेट बच्चों, और बी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। ये प्लेट महाद्वीपीय प्लेट। जब ये महासागरीय प्लेट और बी प्लेट महाद्वीपीय, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और अभी हम लोगों ने सीखा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो कैसी प्लेट कहलाती, वो अभिसारी प्लेट या विनाशकारी प्लेट। किसका घनत्व अधिक होगा इसमें, जिस पर भार अधिक होगा। जल का भार की वजह से ठोस हो जाएंगी कौन प्लेट, महासागरीय प्लेट। अर्थात महासागरीय प्लेट का घनत्व डेंसिटी अधिक है और महाद्वीपीय प्लेट की डेंसिटी कुछ कम है। जब ये दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें मुड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनका घनत्व क्या है, अधिक है। महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम है, इसलिए वो मुड़ जाएंगे। जब दो ये प्लेटें टकराएंगी तो अधिक घनत्व वाली ए वाली प्लेट नीचे की तरफ मूव करेगी, टकराने के बाद नीचे आएगी, और जब ए वाली प्लेट नीचे आएगी तो ये कहां पहुंचेगी बच्चों, स्टेनोस्फीयर की तरफ।
और यहां पहुंचते हो गलने लगेगी, मेल्टिंग होने लगेगा, ये पूरी प्लेट गलने लगेगी और इसके दबाव से बी वाली प्लेट पर वलन पड़ेगा। अर्थात जब यहां वलन पड़ेगा तो क्या बनेगा? मोड़दार पर्वत। और इसी मोड़दार पर्वत को बच्चों छात्रों वलित पर्वत कहते हैं। मोड़ को ही क्या कहता है? वलन, और वलन से ही बना है वलित पर्वत, इसलिए मोड़ है, इसलिए मोड़दार। वो मोड़दार पर्वत और वलित पर्वत छात्रों एक है। जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराई तो महाद्वीपीय प्लेट पे क्या बन गया? समुद्र किनारे किनारे पर्वत। कैसा पर्वत? मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत। अब जो ए वाली कंडीशन महासागरीय प्लेट, ये धरती के नीचे की तरफ अंदर की तरफ बढ़ी, केंद्र की तरफ थोड़ा बढ़ेगी तो स्टेनोस्फीयर तक पहुंचेगी और यहां प्लेटें गलना शुरू करेगी। उसके साथ साथ जो महासागरीय भाग पर जल की मात्रा है वो भी रिस रिस कर प्लेटों के साथ नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी पहुंचेगी। तो जब यहां गलने लगेगी तो इसको क्या कहा जाएगा? मैग्मा। इस प्लेटों के गले हुए भाग को, पदार्थ को क्या कहा गया? मैग्मा। मैग्मा कहा गया। और मैग्मा के साथ जब जल की मात्रा पहुंचेगी टेम्परेचर से तो क्या बन जाएगा बच्चों? जलवाष्प बन जाएगा। मैग्मा क्या बन गया? जलवाष्प। अब जलवाष्प जब मैग्मा इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा तो कंडीशन है कि जगह ढूंढेगी धरती से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जलवाष्प गर्म होगा और प्रेशर करेगा, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और जब ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा यहां से छात्रों, तो हमेशा जहां दो चीजें जुड़ी होती हैं वो क्या होती हैं? कमजोर होती हैं। जहां दो चीजें जुड़ेंगी वो क्या होगा? कमजोर होगा। जैसे कि मौसम, जब ये ग्रीष्म ऋतु खत्म होने को होगी और शीत ऋतु का आगमन शुरू होगा तो मुख्यतः मंथ अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर आएगा। दोनों का जोड़ सितंबर में होने लगेगा, अगस्त लास्ट और सितंबर से, और इसी सितंबर माह में लोग अधिक बीमार होंगे। तो जैसा कभी मैंने कहा बच्चों, जहां दो चीजें जुड़ेंगी वही जहां जुड़ती हैं, जितने समय में जो जहां जुड़ेंगी वो क्या होगी? कमजोर। इससे सितंबर माह में अधिक बीमारियां आती हैं, सर्दी जुकाम, क्योंकि जोड़ है वही कमजोर भाग है। उसके बाद जब शीत ऋतु खत्म होता है, ग्रीष्म ऋतु की तरफ आगमन करते हैं, तो माह कौन सा होता है बच्चों? मार्च और अप्रैल। इसलिए ज्यादा तो लोग सर्दी जुकाम अन्य कारकों से मार्च और अप्रैल में प्रभावित हो जाते हैं। वही बात यहां दो प्लेटों के जोड़ से है। तो प्लेटें कहां कमजोर होंगी? जहां दो प्लेटों का दाब लगकर दबाव है। जब ये मैग्मा और जलवाष्प अधिक मात्रा में होगा तो बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, बल लगाएगा। जैसे ही मैग्मा ऊपर उठकर इस जोड़ की तरफ आसपास में धक्का देगा ऊपर की तरफ, तो धक्का देगा, अगर प्रेशर कम है तो सिर्फ फोर्स करेगा, और जब धक्का नीचे से मैग्मा और जलवाष्प ऊपर धरती की प्लेट पर सियाल की तरफ ऊपर धक्का देगा, तो अगर बल कम है, फोर्स कम है, तो चीजें क्या करेंगे? धक्का देने पर हिलेंगी। जब हिलेंगी तो क्या आएगा छात्रों? भूकंप। इस प्रकार जब अभिसारी प्लेटें अर्थात विनाशकारी प्लेटें एक दूसरे तरफ मूव करती हैं तो ज्वालामुखी से पहले ही क्या आने की पॉसिबिलिटी है? भूकंप। इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया से भूकंप आता है। ये तो आपके सामने साबित हो रहा है। किंतु जब मैग्मा और जलवाष्प की मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा छात्रों हो जाती हैं, तो वो लगातार फोर्स से, तापमान से, क्योंकि जलवाष्प और मैग्मा दोनों हीटेड भी है, और उसी जोड़ पर ये प्रेशर देकर और गर्मी को देकर क्या करता है कि पूरे परत को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। जब इस प्लेट को तोड़कर बाहर निकलेगा, जब इस प्लेट को तोड़कर बाहर निकलेगा इस पर्वत से होते हुए, क्योंकि पर्वत कमजोर है, क्योंकि मोड़दार है, वलन पड़ा हुआ है, तो इस मोड़दार पर्वत पर ये टूटकर बाहर निकलता है जब, तो क्या कौन सी क्रिया कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया। कौन सी क्रिया छात्रों? ज्वालामुखी क्रिया। अर्थात ज्वालामुखी कैसे फटा ये आपके सामने है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी तो एक प्लेट नीचे दबेगी, नीचे आके स्टेनोस्फीयर की तरफ पहुंचेगी, वहां मेल्टिंग अधिक हो जाएगा। जहां जहां महासागरीय भाग है वहां ज्वालामुखी क्रिया अधिक होगी, और यहां मैग्मा अधिक बनेगा, जलवाष्प अधिक होगा, और वो जलवाष्प ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, जिससे वो वाली पर्वत को चीरकर फाड़कर बाहर निकलेगा, जिससे क्या निकलेगी? धरती से आग। आग धरती से निकली, और जिस स्थान से फाड़कर धरती को छिद्र करके बाहर निकला वो क्या कहलाया? मुख। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? ज्वालामुखी।
क्या कहा गया? ज्वालामुखी। और जिस पर्वत पर या जिस पर्वत से होते हुए मैग्मा बाहर निकलता है उस पर्वत को कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। क्यों? क्योंकि उस पर्वत का मुख से ही धरती से ज्वाला, धरती के अंदर से ज्वाला और आग निकली है, इसलिए इसे क्या कहा गया? ज्वालामुखी पर्वत। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है। ये ज्वालामुखी की क्रिया होंगी, अर्थात दो प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। किंतु ज्यादा पॉसिबिलिटी ज्वालामुखी क्रियाओं को वहां होगा जहां महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगी। आगे बढ़ेंगे, इसी व्यू में हम देखते हैं यहां पर कि एशिया महाद्वीप में दो प्लेटें टकराई किंतु ज्वालामुखी क्रियाएं छात्रों नहीं हो रही हिमालय पर। हम बात कर रहे हैं अपने हिमालय क्षेत्र पर। हिमालय क्षेत्र में बारंबार ज्वालामुखी की क्रियाएं तो नहीं हो रही अभी, किंतु बार बार भूकंप की क्रियाएं होती रहती हैं। अगर ये महासागरीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट होती और एक महाद्वीपीय प्लेट होती तो इस क्षेत्र में भी एशिया के ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती। किंतु जब ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडिक प्लेट, इंडिक प्लेट भारतीय प्लेट और चाइना से लेकर जो ऊपर से तिब्बत की तरफ प्लेट जुड़ी हुई है वो कौन सी प्लेट है बच्चों? उसे हम यूरेशियाई प्लेट कहेंगे। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है और दोनों महाद्वीपीय प्लेट जब एक समान प्लेट होगी तो उसका घनत्व बच्चों क्या होगा? समान होगा। जब दो समान घनत्व वाली चीजें आपस में टकराएंगी तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि दोनों प्लेट जब समान घनत्व की हैं तो नीचे एक समान रूप से जाएंगी या ऊपर भी लगभग एक समान रूप से जाएंगी क्योंकि दोनों का घनत्व अधिक है। मान लीजिए कि अगर प्लेट यूरेशियन प्लेट और इंडिक प्लेट नीचे गई भी है, स्टेनोस्फीयर की तरफ बढ़ भी रही है तो उसकी जाने की पॉसिबिलिटी कम है। अर्थात ये साबित हो रहा है इससे कि स्टेनोस्फीयर की तरफ जब नीचे बढ़ेगी तो वहां मैग्मा बनने की पॉसिबिलिटी भी कम हो रही है। इसलिए बार बार जितना भी मैग्मा बना, जलवाष्प की आवश्यकता नीचे कमी हो जिसकी वजह से बार बार ऊपर तरफ आने की कोशिश तो कर रही है किंतु ज्वालामुखी नहीं फट रही है। लेकिन आ क्या रहा है बारंबार? भूकंप छात्रों। किंतु प्रश्न है कि अगर मैग्मा बन रहा है तो ज्वालामुखी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, इससे हम इतरा नहीं सकते कि ज्वालामुखी नहीं फट सकता, किंतु ना फटने में सबसे बड़ी सहायता कौन कर रहा है? स्वयं हिमालय पर्वत। क्यों? क्योंकि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है छात्रों? हिमालय पर्वत। इसलिए हिमालय पर्वत की मोटाई, चट्टान की मोटाई अधिक है। हो सकता है इस कारणवश मैग्मा इस चट्टान को चीरकर या फाड़कर बाहर ना निकल पा रहा हो या मैग्मा की पावर ही कम हो भी, किंतु बार बार इंगित कर रहा है कि मैग्मा धरती के आंतरिक भाग से ऊपर तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जिससे बारंबार हिमालय क्षेत्र में बच्चों क्या हो रहा है? भूकंप की क्रियाएं। शेष आगे इसको हम अध्ययन करेंगे। आगे धीरे धीरे हम बात ये कर रहे थे कि ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, ये आपके सामने क्लियर हो गया। ये ज्वालामुखी हो गई। किंतु अब हम बात करेंगे कि जिस स्थान से धरती के आंतरिक भाग में जहां चट्टान मिनरल्स जहां मेल्टिंग होता है उसे क्या कहा गया? मेल्टिंग भाग को मैग्मा। और जब ज्वालामुखी से धरती को बाहर निकलेगा मैग्मा तो क्या कहलाएगा छात्रों? लावा। इसे क्या कहा जाएगा? लावा कहा जाएगा। जब ये मैग्मा धरती को चीरकर बाहर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये लावा कहलाएगा। किंतु जिस स्थान पर ये निकलेगा बाहर, धरती के जिस सतह को तोड़कर निकलेगा उसे क्या कहा जाता है छात्रों? क्रेटर। उसे क्या बोलते हैं हम? क्रेटर कहते हैं। और इसी क्रेटर को क्या कहा जाता है दूसरी भाषा में? बीबर। क्रेटर को हम बीबर के नाम से भी छात्रों पुकारते हैं। तो ये बहुतायत प्रश्न आता है कि जिस सतह पर धरती के जिस स्थान से मैग्मा बाहर निकलता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है? क्रेटर या बीबर। थोड़ा सा और समझेंगे बच्चों। जब ज्वालामुखी की क्रियाएं पूर्णतः लगभग शांत होने की होती हैं, अर्थात ऐसा आगे चलकर अभी पढ़ेंगे हम कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। तो जब कभी कभी ज्वालामुखी के लंबे समय तक अंतरालों पर ना फटने की कंडीशन होती है तो लगभग उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब उस गड्ढे वाले भाग में मिट्टी मलबा जम जाता है पूर्णतः। लगभग नली जो जिस नली से जिस स्थान से जिस मार्ग से मैग्मा धरती के बाहर निकलता है उस मार्ग को हम प्राकृतिक निकास नली कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रास्ता होता है, प्रकृति बनाता है मैग्मा से, इसलिए इसे प्राकृतिक नली कहते हैं। लगभग प्राकृतिक नली ठोस मैग्मा से जम जाता है ठंडा होकर।
फिर वर्षा ऋतु में उस गड्ढे भाग में जल भर जाता है, और जब काफी बड़े क्षेत्र में क्रेटर भाग में जब जल भर जाता है छात्रों, तो इस भरे हुए काफी बड़े क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झील। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? झील। वो झील का निर्माण करता है, और इस प्रकार बने झील को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। उसे हम क्रेटर झील के नाम से उसे हम पुकारते हैं। तो ज्वालामुखी के क्रेटर भाग में जल इकट्ठा होने से कैसी झील बनेगी? क्रेटर झील। संसार की सबसे बड़ी क्रेटर झील तोबा झील है, जो कहाँ है छात्रों? इंडोनेशिया में। शेष आगे इसका परिचय हम अगले वीडियो में देते रहेंगे। लेकिन आगे हम सीखते हैं, आगे हम ये सीखेंगे कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। फिर हम सीखेंगे ज्वालामुखी क्यों आता है, क्या क्या सहायता करता है ज्वालामुखी फटने में। ये तो ज्वालामुखी की क्रिया रही कि ज्वालामुखी आता कैसा है छात्रों। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे आगे चलकर कि ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार। मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है छात्रों, और तीनों प्रकार जानने के लिए आप वेट करें अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।